हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। और लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले डिराइव किया था एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण फार एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, और हमें रिजल्ट मिला था ये। सपोज ये कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, और मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज n इंटू आई इंटू ए, जहां पर n जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड है, ओके। और I क्या है? I करंट है, और A क्या है? A है एरिया ऑफ लूप, ओके। एरिया ऑफ करंट लूप है, या फिर यूं कहिए एरिया ऑफ कॉइल है, ओके। एक बार मैं जरा इसे जस्टिफाई कर दूं, ओके। M इक्वल NIA जो है इसे मैं जस्टिफाई कर दूं, ओके। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट का जो डिफिनीशन था वो था I इंटू ए। किसके लिए? एक करंट लूप के लिए, एक सिंगल करंट लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का जो डिफिनीशन है वो ये है, M इज इक्वल टू I ए। वेक्टर फॉर्म में इसे हम लोग लिखते हैं M वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू ए वेक्टर, ओके। M वेक्टर कहिए या A वेक्टर कहिए, इनका डायरेक्शन जो है राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से दिया जाता है। क्या था रूल, जरा याद कीजिएगा। राइट हैंड के फिंगर्स को जो है करंट के डायरेक्शन में इस तरीके से कर्ल कीजिए। करंट इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। ये पीछे की ओर ऐसे जा रहा, फिर आगे की ओर ऐसे निकल रहा, ओके। तो इस तरीके से करंट है, और थंब जो है आपको इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाता है। एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन है, ओके। तो ये एक सिंगल करंट लूप के कारण मैग्नेटिक मोमेंट का डिफिनीशन है। अब सपोज मान के चलिए कि दो करंट लूप जो है बगल बगल में, एक दूसरे के जस्ट बगल में जो है रखे गए हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो करंट लूप्स हैं, और दोनों में करंट का ओरिएंटेशन सेम है। दोनों में करंट का ओरिएंटेशन सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है। अब पहला के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है आई ए वेक्टर, और इसके कारण दूसरा के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी है आई ए वेक्टर, क्योंकि दोनों में सेम करंट है और दोनों का एरिया भी सेम है। दोनों लूप का एरिया सेम है, दोनों में करंट भी सेम है। तो दोनों में आपको मिला मैग्नेटिक मोमेंट आई ए वेक्टर, आई ए वेक्टर। करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शंस में होंगे। फर्स्ट के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट मिला आई ए वेक्टर वो भी इसी अलोंग है, और सेकेंड लूप के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट मिला आई ए वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में। अब यदि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो मिलेगा आपको 2IA, IA प्लस IA, 2IA, राइट। अब इसी तरीके से यदि n करंट लूप्स हो, सबका एरिया सेम हो, और सब में करंट का डायरेक्शन भी सेम हो, तब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हो जाएगा n इंटू IA। यदि n लूप हो, सब में करंट सेम हो, सबका एरिया सेम हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट NIA मिलेगा, ओके। वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं M वेक्टर इज इक्वल टू NIA वेक्टर, ओके। यहाँ पर एरिया वेक्टर कहिए या मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कहिए, दोनों का डायरेक्शन जो है आप कैसे देंगे? राइट हैंड थंब रूल से देंगे, ओके। अब एक सोलेनॉइड के लिए बात करते हैं। सोलेनॉइड में भी तो ऐसा ही है, n लूप से है, और सब में करंट का डायरेक्शन सेम है, और सबका एरिया भी सेम है। तो इसलिए इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो NIA के इक्वल होगा। क्लियर? अब आइए वापस से बार मैग्नेट के कारण जो फार एक्सियल पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला था रिजल्ट आपको? B एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन r क्यूब, जहां पर m मैग्नेटिक मोमेंट है और m को आप भली भांति अब समझ चुके हैं, ओके। अब ये मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है। 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, और m जो है किसी भी सोलेनॉइड के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है।
क्योंकि एक सोलोनॉइड में आप नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका एरिया चेंज नहीं कर रहे हैं, उसमें यदि करंट चेंज नहीं कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट है, तो कुल मिला के आपको क्या पता चला, ये पता चला कि फार एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे, आर क्यूब पर। क्या है आर? सोलोनॉइड के सेंटर से इस पॉइंट का, ठीक है, फार एक्सियल पॉइंट जो आपने कंसीडर किया है, उस पॉइंट का सोलोनॉइड के सेंटर से डिस्टेंस जो है उसे हम लोग कह रहे हैं आर। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो एक्सियल, फार एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली डिपेंड कर रहा आर क्यूब पर, यानी क्यूब ऑफ सेपरेशन पर। ओके, अब एक बार मैग्नेट की बात करते हैं। एक बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डिपेंडेंसी सेपरेशन पर किस तरह की है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। एक बार मैग्नेट के कारण फार एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन के साथ किस तरह वैरी करता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट मैं थोड़ा समझाता हूं आप लोगों को। सपोज एक बार मैग्नेट है, इसके सेंटर से R1 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया गया। सपोज ये वैल्यू मिला B1। ओके, फिर सेम वही मैग्नेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ओके, अब सेपरेशन को डबल कर दिया गया, सेपरेशन R2 कर दिया गया, जहां पर R2 जो है वो R1 का डबल है। और सपोज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया गया तो वो पता चला B2। B1 और B2 का रेशियो लेते हैं तो ये रेशियो मिलता है 8। कहने का मतलब हुआ B2 इज 1/8 टाइम्स B1, राइट। इसे हम लोग ये ऐसा भी कह सकते हैं, B2 इज 1/2 क्यूब टाइम्स B1। अब देखिए तो जरा, सेपरेशन को क्या किया गया, डबल किया गया, राइट। सेपरेशन को डबल किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर गया, कितना गुना, 2 क्यूब टाइम्स। ओके, सेपरेशन को 2 टाइम्स किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड 2 क्यूब टाइम्स यानी कि 8 टाइम्स डिक्रीज कर गया। मैग्नेटिक फील्ड हो जाता 1/8 टाइम्स यानी 1/2 क्यूब टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलता है कि फार एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है आर क्यूब पर। एक बार मैग्नेट के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड है फार एक्सियल पॉइंट पे वो इनवर्सली डिपेंड करता है आर क्यूब पर। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली पता किया गया। अब मैंने बताया था आपको, फिगर भी मैंने यहां बनाया हुआ कंपास नीडल के हेल्प से। कंपास नीडल के हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हैं एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों यानी कि बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो रिजेंबल करते हैं, एक जैसे दिखते हैं। और प्लस में जो मैथमेटिकल रिलेशन दिख रहा है आपको, एक सोलेनॉइड के कारण फार एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन के क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बार मैग्नेट के कारण भी कुछ ऐसा ही है। तो इससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि हम एक बार मैग्नेट को एज्यूम कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं इक्विवेलेंट टू अ सोलेनॉइड। एक बार मैग्नेट को एक सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट इमेजिन किया जा सकता है। अब सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो किस कारण से? सर्कुलेटिंग करेंट्स के कारण। इसमें क्लोजली स्पेस्ड ढेर सारे सर्कुलेटिंग करंट लूप्स हैं। सोलेनॉइड में क्लोजली स्पेस्ड ढेर सारे सर्कुलेटिंग करंट लूप्स हैं। और यदि आप एक बार मैग्नेट को भी
इस सोलोनॉइड के जैसा एज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार मैग्नेट में भी क्लोजली स्पेस्ड बहुत सारे सर्कुलेटिंग करंट लूप्स होने चाहिए। अब आप लोगों का मन होगा कि सर हम इसे देखना चाहते हैं, बार मैग्नेट में जो सोलोनॉइड की तरह सर्कुलेटिंग करंट लूप्स हैं उन्हें हम इमेजिन करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। ओके, हम लोग आज इमेजिन करेंगे, ये समझने का कोशिश करेंगे कि बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो भी सर्कुलेटिंग करंट लूप्स के कारण ही है, लेकिन वो सर्कुलेटिंग करंट लूप्स कहाँ से आते हैं, किस तरीके से हैं, ठीक है, उसे हम लोग समझेंगे। सहूलियत के लिए मैं एक क्यूबॉइडल शेप का बार मैग्नेट कंसीडर करता हूं। तो एक बार मैग्नेट है क्यूबॉइड के शेप का, ऐसा। अब इसके किसी एक फेस पर आइए, ये सामने वाला जो फेस है, अब इस फेस में आगे की ओर यहाँ बहुत सारे एटम्स होंगे, क्योंकि ये सबस्टांस है और हर एक सबस्टांस एटम्स से मिलकर के बना हुआ है। तो ये सामने वाला फेस पर, अभी मैं सिर्फ सामने वाले फेस की बात कर रहा हूं। एक छोटा सा, एक पतला सा प्लेन मैंने यहां से कंसीडर किया है। ओके, एक पतला सा सेक्शन, एक प्लेन मैंने यहां से कंसीडर किया है। ओके, इसमें जो है बहुत सारे एटम्स होंगे, पता नहीं 1000 लाख या करोड़ में। ओके, और सब में इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के पास है मैग्नेटिक मोमेंट। खैर अभी मैग्नेटिक मोमेंट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, सब में जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब किसी एक एटम में आइए, किसी भी एक एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट कर रहा हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज सर्कुलेट कर रहा हो। ओके, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट कर रहा हो, कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज सर्कुलेट कर रहा हो। ओके, तो हरेक लूप का है ना, इलेक्ट्रॉन, हर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है। ओके, अब ये पहला जो लूप है इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, ये दूसरा जो लूप है इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2, फिर तीसरा जो लूप है इसका मैग्नेटिक मोमेंट m3। इन सब को हम लोग ऐड करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो इसमें होगा क्या, कोई जो करंट लूप है वो बाहर की ओर होगा, किसी करंट लूप के कारण मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की ओर होगा, किसी के कारण अंदर की ओर होगा, मतलब किसी का आउट ऑफ प्लेन होगा, किसी का इनटू द प्लेन हो, जो भी हो, उन सब के मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो इसका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, इन सब का जो वेक्टर सम होगा उससे हमें एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। ओके, तो इस पूरे एटम को हम एक इक्विवेलेंट करंट लूप के जैसा एज्यूम कर सकते हैं, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m नेट। इस पूरे एटम को, है ना, इस पूरे एटम को इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है m नेट, है ना, उसे जो है हम लोग एक इक्विवेलेंट करंट लूप के जैसा एज्यूम कर सकते हैं। पूरे एटम को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज एन इक्विवेलेंट करंट लूप जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m नेट। ओके,
अब इस तरह के बहुत सारे एटम्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस नोटेशन को मैं जरा चेंज कर देता हूँ। मैं mnet ना लिख करके मैं यहाँ पर कैपिटल M से डिनोट कर देता हूँ, M1। ओके, तो इस एटम को मैंने एक करंट लूप की तरह एज्यूम कर लिया है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके मैग्नेटिक मोमेंट के सम के इक्वल है। जो करंट लूप हमने कंसीडर किया है इस एटम के इक्विवेलेंट, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जितने भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के इक्वल है। और इस तरह के बहुत सारे एटम्स इस फेस में हैं, इस फेस में इस तरह के बहुत सारे एटम्स हैं। चलिए उन्हें हम इस तरीके से दिखाने का कोशिश करते हैं। अब ये जो सिंगल बॉक्स बने, सपोज मान के चलिए कि वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अब इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि ये सर स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगल के शेप का दिख रहा है, जबकि ये सर्कुलर करंट लूप है। एटॉमिक लेवल पे जब हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा साइज में, और जब बहुत छोटा हो जाएगा तो वहाँ पर सर्किल और स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ओके, मैंने ये सहूलियत के लिए इस तरह का फिगर बनाया है। ओके, अब चलिए देखिए, तो सपोज इसमें जो करंट है, करंट लूप वो इस डायरेक्शन में, फिर इसमें भी उसी डायरेक्शन में, फिर इसमें भी, कुछ इस तरीके से सब में करंट का डायरेक्शन सेम है। आपको क्या दिखा, मैं एक बार फिर से करता हूं। ओके, मैं इस बार फिगर थोड़ा बड़ा रखता हूं। ओके, चलिए, जो पहला आइटम है ये रहा, दूसरा आइटम ये रहा, तीसरा आइटम ये रहा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज, सपोज इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज, सपोज ये जो एटम है तीसरा एटम, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो चौथा आइटम है इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखिए, तो यहाँ तो नेट करंट जीरो हो गया, यहाँ जिसमें ये मिस कर गया इस आइटम का। ओके, यहाँ भी नेट करंट जीरो हो गया, यहाँ भी नेट करंट जीरो हो गया, यहाँ भी नेट करंट जीरो हो गया। बस मैं विजुअलाइज करा रहा हूँ, वैसे ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, बस विजुअलाइज कराने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो आप देखिए इस फेस पर सिर्फ बाहर की ओर जो है एक करंट लूप जो है आपको दिखा। ओके, तो ये जो बार मैग्नेट है इसमें सबसे पहला जो प्लेन है उसमें एक करंट लूप आपको दिखा। ये रहा करंट का डायरेक्शन। ओके, उसी तरीके से अब इसमें बहुत सारे प्लेन आप कंसीडर कर सकते हैं।
सब में करंट होगा कुछ, और सबका अपना अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। हर एक लूप सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, हर एक लूप सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये बार मैग्नेट जो है एक नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। क्लियर? तो आई होप आपको अब ये विजुअलाइज हो रहा होगा एक सोलेनॉइड के जैसा। तो ये बस विजुअलाइजेशन के लिए है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैट में डाई इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था। देखिएगा, देखिए कुछ मैटर जो है उनके पास मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ मैटर नहीं करते हैं। ये ऑर्डिनरी मैटर है, प्लास्टिक का रॉड है, मार्कर में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन एक आयरन का ओड है, मैग्नेटाइट है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उससे हम लोग बार मैग्नेट बनाते हैं। या फिर कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी होते हैं जो कि अल्निको टाइप के एलॉयज से बनाए जाते हैं। तो ऑर्डिनरी मैटर और मैग्नेट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो बस मैंने सोलेनॉइड के जैसा विजुअलाइज कराने के लिए बता दिया, ठीक है। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, हर एक सबस्टांस ये बहुत सारे एटम्स हैं और सब में सर्कुलेटिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। चलिए, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। यदि ये रैंडमली ओरिएंटेड है, ऑर्डिनरी मैटर के केस में क्या होता है, इन सब का जो नेट सम जो है वो 0 मिलता है। सपोज किसी एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को मैं mi से डिनोट करूं, ठीक है, तो जितने भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के मैग्नेटिक मोमेंट का सम 0 मिलता है। किसके लिए? एक ऑर्डिनरी मैटर के लिए। जैसे कि ये प्लास्टिक रॉड है, इसके लिए क्या इसमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? बिल्कुल है। यदि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या उनके पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन फिर भी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। व्हाट डू यू मीन बाय नेट मैग्नेटिक मोमेंट? तो देखिए, ये जो ऑर्डिनरी मैटर है, इस मैटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट है। किसी का डायरेक्शन कुछ है, किसी का डायरेक्शन कुछ है, ठीक है, सब आर्बिट्रेरी, ओके, सब रैंडम डायरेक्शंस में है। अब मैग्नेटिक मोमेंट को जब आप ऐड करेंगे, तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए जब इन सब को ऐड करेंगे तो उसे कहा जाएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। और एक ऑर्डिनरी मैटर के लिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, इसलिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। ध्यान दीजिए, यदि हम इस बात को मान करके चले कि स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो क्या है? सर्कुलेटिंग करंट लूप है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यदि हम लोग ये मान के चले, ओके, तो याद होगा आपको कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी कि वो एक सर्कुलेटिंग करंट लूप जो है उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, और वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो बिहेव करता है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, जिसके पास एन पोल भी है और एस पोल भी है, ठीक है। तो वैसे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं, उनके पास एन पोल भी है, एस पोल भी है, ओके, उनके पास एन पोल भी है और एस पोल भी है। जितने भी सर्कुलेटिंग करंट लूप्स हैं, जितने भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मैग्नेटिक डाइपोल हैं, और वो सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। लेकिन उन सब के मैग्नेटिक फील्ड का सम जो है वो 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 है। लेकिन वही एक बार मैग्नेट के लिए ऐसा नहीं होता। बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट ही मत कहिए, कोई भी मैग्नेट कहिए, ठीक है, किसी भी शेप का उसे कोई मतलब नहीं है। एक डिफिनिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स,
सबका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक डिफिनिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नॉन जीरो मिलता है। और यदि नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब आइए, बी एक्सियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो क्लियर है, बी एक्सियल जो है वो होगा सम कांस्टेंट इनटू 1/r³। ओके, वो क्या होगा, सम कांस्टेंट इनटू 1/r³। और क्यों ना हम इस कांस्टेंट के जगह μ0/4π × 2m पुट कर दें एक बार मैग्नेट के लिए भी। और यदि हम लोग ऐसा कर देते हैं एक बार मैग्नेट के लिए भी, ठीक है, तो अब बार मैग्नेट के पास अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे पता करेंगे? सबसे पहले ये जो बार मैग्नेट है इसके कारण किसी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हमने पता कर लिया, हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो पता चल गया, बी एक्सियल, ठीक है। अब बी एक्सियल यदि एक सोलेनॉइड के बारे में हम लोग सोचें तो सोलेनॉइड के कारण जो है एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला है μ0/4π 2m/r³, एक सोलेनॉइड के कारण। अब ये बार मैग्नेट जो है इस सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि इस बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट एक सोलेनॉइड लिया गया है, उस सोलेनॉइड का भी मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही है जितना इस बार मैग्नेट का है। तब ये बार मैग्नेट r डिस्टेंस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें पता है ना, जो कि हमने पता है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ये सोलेनॉइड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू पता है, एक बार मैग्नेट के लिए एक्सियल फील्ड जो है पता है, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं, μ0/4π नोन है। और कितना डिस्टेंस पे हमने ये एक्सियल फील्ड पता किया है ये भी हमें पता है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो हम लोग जो है यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट जो है उस बार मैग्नेट का कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग एक कंपास निडल को, जो कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और कंपास निडल आपको पता है बार मैग्नेट से ही बनता है, ओके। तो एक कंपास निडल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उस पर टोटल कितना फोर्स लगता है, उस पर टोटल टॉर्क क्या है, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ओके। और यदि उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिफ्लेक्ट किया जाए तो वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।